हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 13वें चैप्टर सांख्यिकी इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो है माध्य। तो आपके पास माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों को आप इस वीडियो में सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। सो लेट स्टार्ट। ओके, तो हम माध्य ज्ञात करते हैं आंकड़ों के। हमारे पास आंकड़े दिए होते हैं, हमें उनका माध्य ज्ञात करना होता है। तो जो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे पास ऐसे आंकड़ों से जो यदृच्छ होते हैं, सिंपल से। आपने इस तरह से देखा होगा कि एक कक्षा में 5 स्टूडेंट्स के कुछ अंक आए हैं, जैसे एक के 4 अंक हैं, 20 में से ये अंक आए हैं उन 5 स्टूडेंट्स के, और इसका माध्य आपको ज्ञात करने को पूछा जा सकता है। तो एक तो ये आंकड़े हो गए। दूसरे आंकड़े होते हैं, अब फिर आंकड़े बनते हैं सारणी वाले, जिसमें बारंबारता बंटन होता है। तो जो सारणी होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक सारणी तो इस प्रकार से बनती है कि हमारे पास, आपने देखा होगा ऐसे सारणी होती है, इसमें ऐसे स्तंभ होते हैं, कॉलम बने होते हैं, और जैसे ये अंक है और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, कि जैसे 5 अंक आए हैं 2 विद्यार्थियों के, फिर 8 अंक आए हैं 4 विद्यार्थियों के, और 11 अंक आए हैं 3 विद्यार्थियों के। इस प्रकार से होते हैं, आपने देखा होगा ये इस प्रकार की सारणी होती है। और एक होता है जब हमारे पास वर्ग अंतराल दिया होता है, जैसे 0 से लेके 10 अंक आए हैं 4 स्टूडेंट्स के, 10 से लेके 20 अंक आए हैं 5 बच्चों के, फिर 20 से लेके 30 अंक आए हैं 7 बच्चों के। इस तरह से हमारे पास डेटा होता है। आप समझ रहे हैं? तो ये तो इनको कहते हैं यादृच्छ आंकड़े, रैंडम डेटा, सिंपल। तो इसका माध्य तो सिंपल होता है। इसका जब हमें माध्य ज्ञात करना होता है तो सिंपली फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इसमें यानी इनका योग, और उसमें कितने हैं, यानी जो यहाँ पर ये आंकड़े दिए हैं इनका योग बटे इनकी संख्या, और हम कर देते हैं सीधे 4 + 6 प्लस, और कितने हैं इनकी संख्या, क्या है, 5 है, और फिर हमारा आंसर आ जाता है। तो जैसे ये हो जाएगा 6 × 4 = 10, 21, 31, 38, 48, 57 बटे 5, और ये होगा 11.4 भाग देके। तो इतना माध्य आ गया है। जब हमारे पास ऐसे आंकड़े होते हैं सिंपली उनको प्लस कर दो, जोड़ दो, और ये कितने हैं उससे भाग दे दो। ओके, लेकिन आपके पास आपके सिलेबस, देखो ये आना ज़रूरी है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ये, लेकिन मेन आपके पास आपके सिलेबस में ये 2 प्रकार के हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये जो है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ये दोनों प्रकार के आंकड़ों में यूज़ होती है। जब ये हो तब भी यूज़ होती है, जब ये हो तब भी यूज़ होती है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके पास इस प्रकार के आंकड़े हों तो ज़्यादातर केसेस में प्रत्यक्ष विधि से इसे करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जब इसे कल्पित माध्य या पग विचलन विधि से करते हैं। लेकिन जब ये वाले आंकड़े हों तो ये तो हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। तीनों विधियां यहाँ पे चल जाती हैं जब इस प्रकार के आंकड़े होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, फिर इन पे आएंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना, फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसमें अक्सर यहाँ पे आई भी ऐसे लिखा होता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। बाकी ये है फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का। अब इसे कैसे यूज करते हैं, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पास कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और उनके अंक इस प्रकार से हैं कि 5 अंक आए 4 विद्यार्थियों के, 7 अंक आए 3 विद्यार्थियों के, 11 अंक 6 विद्यार्थियों के, और इस प्रकार से ये हमने कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनके अंकों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखो ये जो अंक है, ये जो चीज़ होती है, इसको हम नाम देते हैं x, और इसको हम नाम देते हैं f, ठीक है ना, ये f नाम देते हैं। अभी दोबारा हम सारणी, दूसरी सारणी बनाएंगे जब हल करेंगे, पर ये x और ये f होता है। तो सबसे पहले जब हमें इसका माध्य ज्ञात करना होता है, किसी भी इस चैप्टर में कोई भी चीज़ आपको माध्य ज्ञात करना हो, माध्य का जो भी, सबसे पहले उसका फॉर्मूला सामने लिख दो आप, ताकि आपको ये पता चले
कि किस प्रकार की सारणी यहाँ पर बनानी है। तो ये फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसमें क्या क्या है ये देखो, इसमें है एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर रखा है, आपस में गुणा कर रखा है एफ और एक्स का। ये एफ है, ये एक्स है, इसका आपस में गुणा कर रखा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक कॉलम और बनेगा जिसमें इन दोनों का गुणा होगा। तो एक और कॉलम बस इसमें बनना है, ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें एफ और एक्स का गुणा होता है। तो यहाँ पे हम दोबारा दूसरी सारणी बनाते हैं। तो जब आप हल करेंगे तो इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। ध्यान रखना ये है f और ये x। आप यहाँ पे छोटा सा i बना सकते हैं, ओके। और अब यहाँ पे हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा एफ एक्स, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे सिंपली आएगा एफ एक्स, ठीक है। यानी इन इसका और इसका आपस में गुणा करना है, तो क्या होगा? गुणा करके 20, 7 या 21, 66, 14 25 70, 16 दूने 32। अब ये प्लस करेंगे क्या आएगा? तो 7 6 1 7 2 9, 10 20, ठीक है। अब हम लिखेंगे माध्य। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला माध्य, माध्य का सिंबल ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अभी तक सब समझ आ रहा है? इसमें देखो सिग्मा एफ एक्स तो खैर आप समझ गए होंगे कि ये है। सिग्मा एफ क्या है? एफ ये है। सिग्मा जो चीज़ है ना, इसका मतलब होता है सम, योग। तो जो सिग्मा है वो योग है। तो एफ और एक्स का जो गुणा किया उसका योग क्या है? ये है। और जो एफ है उसका योग क्या है? तो एफ का योग जो है ये है। तो ये हो जाएगा 209 अपॉन 20, और भाग देंगे हम तो ये आ जाएगा 10.45, और ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो जब आपके पास इस प्रकार की सारणी हो और आपको प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके माध्य ज्ञात करना हो तो ऐसे करते हैं। बहुत सिंपल है ये। क्लियर हो गया? अब दूसरे प्रकार की सारणी, यानी ऐसी सारणी जिसमें वर्ग अंतराल होता है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे वर्ग अंतराल है। तो ऐसी सारणी का प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात करें? अब देखिए, अब इस प्रकार के आंकड़े हैं। ये सारणी है कि ये अंक आए हैं एक कक्षा में विद्यार्थियों के 50 में से, 0 से 10 आए हैं 3 विद्यार्थियों के अंक, 10 से 20 अंक आए हैं 5 विद्यार्थियों की। इस प्रकार से ये सारणी है, ठीक है, समझ गए। हमने इसका माध्य ज्ञात करना है। फॉर्मूला सेम है। क्या है फॉर्मूला माध्य ज्ञात करने का? बिल्कुल यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे f और x का मल्टीप्लाई कर रखा है। अब इसमें f क्या है, x क्या है? तो f तो चलो, f होता है संख्या, फ्रीक्वेंसी, ओके। f होता है संख्या, विद्यार्थियों की संख्या होगी। x क्या है? x तो हम ये ले नहीं सकते, किसका गुणा करेंगे हम इसमें? तो यहाँ पे x नहीं ना, जैसे यहाँ पे था ये x था, इनका गुणा कर दिया था, लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है। तो क्या करते हैं फिर? तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं जो कि x का काम करता है, और फिर हम उसका इसके साथ गुणा कर देंगे। समझ रहे हैं ना भाई? ये f तो ये तो है f, x कहाँ है? तो x के लिए हम क्या करते हैं कि इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे जो कि x का काम करेगा, और फिर f और x की गुणा कर देंगे हम, है ना। तो एक और सारणी बनाते हैं। अब हमें कितने कॉलम चाहिए? तो देखो, एक तो ये है ही, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है ही। एक कॉलम बनेगा जहां पर इसका मध्य बिंदु आएगा, वो इसके तुरंत बाद बनता है, ठीक है। तो एक कॉलम और बनेगा, और एक कॉलम बनेगा जिसमें ये लिखा जाएगा गुणा करके। आप समझ रहे हैं? मतलब एक कॉलम बनेगा x वाला, और एक कॉलम बनेगा एफ एक्स वाला। तो 4 कॉलम बनेंगे। उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे सारणी बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने ये सारणी बना दी है। ये हमारा हल है, ये प्रश्न था और ये हल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु x इसका सिंबल है ये। अब मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, और इसको ध्यान से समझना,
क्योंकि ये बहुत बार आपके पास आने वाला है। तो मध्य बिंदु क्या है? बिल्कुल जो इसके बीच का है। वैसे तरीका ये है कि इसको प्लस करो, 0 और 10 को प्लस करो, कितना आएगा? जो भी आएगा मतलब उसको 2 से भाग दे दो, यानी 10/2 और ये हुआ 5, तो मध्य बिंदु निकला 5। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देखो, इसको कहते हैं हम उच्च सीमा, इसको कहते हैं निम्न सीमा, और ये होता है वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर ये है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये शब्द याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद क्या? तो फिर से इन दोनों को प्लस करो, 30 आया, 30 का आधा करो, 15। और वैसे भी ये आप देखो कि कैसे बढ़ रहा है, 10-10 के गैप में बढ़ रहा है ना, 0, 10, 20, 30, तो ये भी 10-10 के गैप में बढ़ेगा। और वैसे भी 20 और 30 का बीच का 25 होगा, यहाँ 35 होगा, और 40 और 50 के बीच का 45। ये क्लियर हो गया। अब x आ चुका है और हमने अब ज्ञात करना है fx। वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? 5 दिया 15, 15 पचे 75, 25 सते 175, 35 चको 140, 45 से कम 45। अब इन्हें प्लस करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें है सिग्मा एफ एक्स, यानी योग करना है एफ और एक्स का। तो ये हो जाएगा 5, 5, 10, 20, 2, 4, 4, 8, 2, 10, 17, 25, 2, 3, 4, 450। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसलिए माध्य क्या होगा? फॉर्मूला हमने लिख दिया, ये होगा 450 बटे 20, और ये हम 0 से 0 कटा, 22.5, और ये हमारा आंसर है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे हम माध्य ज्ञात करते हैं, दोनों प्रकार से, जब हमारे पास ऐसी सारणी हो और जब हमारे पास ऐसी सारणी हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब हम पढ़ते हैं कल्पित माध्य विधि। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला जब हमारे सामने होता है तो हमें पता होता है कि किस प्रकार की सारणी हमें बनानी है। कल्पित माध्य विधि से जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर जो d है ये होता है x माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कॉलम बनाएंगे तो ये ध्यान में रखना है कि एक कॉलम ऐसा बने जिसमें हम ये माइनस, जिसमें d निकाल सके, और एक कॉलम ऐसा बने जिसमें इनका गुणा कर सके। एनीवे, देखो, कल्पित माध्य विधि से आपके पास जो वर्ग अंतराल वाले प्रश्न हैं उन्हीं का माध्य ज्ञात करने का आएगा 99% टाइम। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए और ये पूछा हो कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए कल्पित माध्य विधि से, और इसमें आपके पास ऑर्डर में दिया होगा 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ऑर्डर में दिया होगा, ज़्यादातर ये चांसेस हैं। ठीक है ना? तो मैं बताऊंगा आपको कि इसका कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, फिर मैं इसका ज्ञात करूंगा। ये मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाता है तो ऐसा नहीं कि इसका कल्पित माध्य से हो ही नहीं सकता, इसका भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये चांस होंगे कि नंबर आपको फिर ऐसा नहीं मिलेगा। नंबर जैसी है ना कि कोई भी नंबर दे दिया, ज़्यादातर चांस है कि आपको ऐसे ऑर्डर 10, 20, 30, 40, 50 या 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे में नंबर मिलेंगे आपको। एनीवे, पहले इसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला। तो जब हम सारणी बनाएंगे कितने कितने कॉलम बनेंगे? तो एक में तो x होगा, एक में हमको चाहिए d, जो कि हम x माइनस ए से निकालेंगे, एक में ये अपना यही f चाहिए, और एक में चाहिए
एफ यहाँ पे आएगा, एक्स है एफ है, यानी ये दोनों, फिर हम डी लिखेंगे और उसके बाद एफ और डी का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 कॉलम यहाँ पे हमने बनाने हैं। ओके, तो क्वेश्चन में हमारे पास एक्स और एफ तो था, हमने 2 कॉलम और बना दिए। एक कॉलम बना डी के लिए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ए क्या है? ए होता है कल्पित माध्य। हमारे पास ये है ना, तो कल्पना कर लो कि इनका कोई एक माध्य है, तो अक्सर बीच वाला हम ए लेते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो एक्स होता है उसमें जो बीच में पड़ रहा है उसको ए ले लो। ये अलग बात है कि अगर आप इसको ए लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो भी हो जाएगा, आप इसे ए ले लो, लेकिन बेस्ट है कि बीच वाला लो। ए ले लिया हमने, ये है। अब क्या करते हैं, x माइनस ए, इनमें i लिख दो, यानी इनमें से हमने 30 माइनस करना है। जो 30 है वो हर एक से माइनस करना है। जब हम 10 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -20। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -10। जब इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो 0, फिर इसमें से ये 10 और इसमें से ये 20। समझे? और अब हम गुणा करेंगे एफ और डी का। फॉर्मूले में है ना एफ डी, तो एफ और डी का, इन दोनों का क्या होगा, -100, -30, 0, 40, 20। ठीक है। अब हमने क्या करना है, टोटल करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि प्लस प्लस वालों को अलग टोटल कर दो, माइनस माइनस वालों को अलग टोटल कर दो। माइनस का है 130, तो क्या होगा इनका हिसाब किताब करके, -130 प्लस, तो इसमें से इसे घटाओ, 70 आएगा और बड़े का चिन्ह आएगा। तो ये इनका पूरे का योग आ चुका है। ठीक है ना। यहाँ पे भी योग क्या था, 20। तो f का योग है 20 और एफ डी का ये है, क्योंकि फॉर्मूले में एफ डी और f है। यहाँ तक समझ आ गया? तो अब हम लिखते हैं कि माध्य क्या है, बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। a हमने लिया था 30, सिग्मा एफ डी -70 है अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 30 प्लस माइनस का माइनस होता है, 0 से 0 घटा, ये है 3.5 और ये आ जाएगा कितना, 26.5 और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इसका माध्य ज्ञात करते हैं कल्पित माध्य विधि से। अगर आप इसका प्रत्यक्ष विधि से करते तो भी सेम आंसर आता, बिल्कुल डिट्टो। ओके, अब हमारे पास, अब हम इसे लेते हैं और इसका, अब देखो मैंने ये क्यों लिया, ये मैंने यही वाला लिया जो हमारे पास ये था, आपको ये बताने के लिए कि हम कोई भी विधि यूज़ करें हमारा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे करेंगे कल्पित माध्य विधि से। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी, जब हम सारणी बनाएंगे तो कितने कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे? तो देखो फॉर्मूला फिर से मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला है, क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। हमको चाहिए एक कॉलम तो चाहिए जिसमें हम d लिख सकें, एक कॉलम ऐसा चाहिए जिसमें हम f और d का मल्टीप्लाई कर सकें, लेकिन एक कॉलम चाहिए ऐसा चाहिए जिसमें x भी तो लिख सकें, ये भी तो हो। तो यानी इनके अलावा 3 और बनेंगे। आप समझ रहे हो, x भी तो चाहिए, x तो है ही नहीं हमारे पास, हमने इसका मध्य बिंदु ज्ञात करके x निकालना है। तो टेबल बनेगी, ओके, ये हमने टेबल बना दी है। अंक इसके बगल में मध्य बिंदु आएगा और ये जो बारंबारता है विद्यार्थियों की संख्या, ये तो ये है ही। ओके,
तो पहले इसका मध्य बिंदु लिखते हैं, तो ये होगा 5, 15, है ना, इसका मध्य बिंदु हमने पहले भी किया है, ये 25, 35, 45। अब हमने निकालना है d, जो कि होता है x माइनस a। तो इनमें से एक ले लो, कोई कल्पित माध्य यानी a, और बीच वाला लेना बेस्ट होता है। तो 25 है। अब इन सब में से x माइनस a है, इसमें से घटाना है 25 को। तो 5 में से 25 गया, देखो 25 में से 5 जाएगा, 20 आएगा, लेकिन हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। 5 में से 25 गया -20, 15 में से 25 गया -10, फिर 25 में से 25 गया 0, 35 में से 25 गया 10, और 45 में से 25 गया 20, ठीक है। ओके, और अब क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है। एफ डी क्या होगा, -60, -50, 0, 40, 20, समझे। अब हमने इनका हिसाब किताब करना है, तो प्लस प्लस वालों को अलग प्लस करो, माइनस माइनस वालों को अलग प्लस करो। तो प्लस का 60 है, माइनस का 110 है। वैसे अगर हम देखें तो 60 से 60 कट गया, -50 बच गया, ऐसे भी आप देख सकते हैं, या यहाँ कर लो हिसाब। बट एफ डी ये आया है, ये बात समझ आ गई। ओके, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य क्या फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए हमने क्या लिया था, 25 कल्पित माध्य, सिग्मा एफ डी -50, सिग्मा एफ 20, है ना, बारंबारता का योग सिग्मा एफ 20। तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस का माइनस हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये हुआ 2.5, माइनस करेंगे तो आएगा 22.5। ठीक, पहले क्या आया था जब हमने दूसरी विधि से किया था, 22.5, है ना। तो इससे बात सिद्ध होती है कि हम कोई भी विधि अप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। बात समझ आ गई। तो ये थी कल्पित माध्य विधि। अब मैं आपको बताऊंगा पग विचलन विधि। तो शुरुआत करते हैं फॉर्मूले से। पग विचलन विधि से जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए, वही अपना कल्पित माध्य वाला ए, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच। अब इसमें दो चीज़ें नहीं हैं, एक u और h, ठीक है। अब u क्या है, तो u होता है x, मतलब देखो d तो आपको आता है ना निकालना, कि x माइनस a करो और h से डिवाइड कर दो। मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन में आप समझ आ जाएगा, ये u होता है। कहने का ये मतलब है, देखो d तो आपको पता है ना कैसे निकलता है, d निकलता है कि जब x में से हम a को माइनस करते हैं, जो हमने यहाँ किया। d निकाला हमने कि जब x में से हमने एक कल्पित माध्य लिया, उसको माइनस किया, d निकल गया। अब इसको भाग देते हैं h से। h होता है इसका अंतर, हाइट, ऊंचाई। अंतर 10 है ना यहाँ पे, ये अंतर क्या है, 10 है। ये अंतर क्या है, 10 है। तो इस अंतर को हम h बोलेंगे। तो अगर यहाँ मुझे पूछना हो आपसे कि h क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ 10 है। तो अब समझ आ गया कि h क्या है, इस फॉर्मूले में h क्या है, अब समझ गया ना। हाँ, u होता है d अपॉन h। d ये अपना यही वाला d, उसमें बस हमने h का भाग दे देना है। तो कहने का ये मतलब है, देखो मुश्किल नहीं है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, इतना तो आप समझ गए। अगर इसमें हम जो h है यानी 10, इससे भाग दे दें तो एक और कॉलम बनेगा, वो u होगा, ठीक है। एक और कॉलम बनेगा, वो u होगा, और फिर हम f और u का गुणा करेंगे।
तो इससे एक और कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा उसमें। ठीक, अच्छा, ओके। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमने यहाँ पर हमने इसका ज्ञात किया ना, माध्य ज्ञात किया हमने कल्पित माध्य विधि से। अब हम इसी का माध्य ज्ञात करेंगे पग विचलन विधि से। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप देख सकते हैं इसमें ए है, इसमें डी भी हम निकालते हैं एक बार, बस एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम सारणी बनाएंगे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 तो हैं, 6 कॉलम बनेंगे उसमें टोटल। ठीक है, ओके। ये है अपना क्वेश्चन और ये है हमारा सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इतना तो हमने बिल्कुल वही लिखा है जो हमने यहाँ पर किया था कल्पित माध्य विधि से, केवल ये कॉलम हमने हटा दिया है। तो जो मैं कह रहा था कि पग विचलन विधि कल्पित माध्य विधि से बस एक कदम आगे है। तो यहाँ पर x भी आएगा, f तो खैर ये तो क्वेश्चन में ही है, d भी आएगा जो हमने कल्पित माध्य में ज्ञात किया था वो भी यहाँ पर आएगा। बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, वो है u, जो कि होता है d/h, और h मैंने क्या बताया था, इनका अंतर। ठीक है, h क्या है यहाँ पे 10, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया h = 10। तो ये है, तो यहाँ तक आपको पता है कि हमने अंक ये हैं, हमने मध्य बिंदु ज्ञात किया, और ये जो मध्य बिंदु जो x है उसमें बीच वाले को हम ले लेंगे कल्पित माध्य यानी a। फिर एक कॉलम हम बनाते हैं जिसमें इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। अब क्या करना है, अब जो d आया है उसमें भाग दो h का। h क्या है फिर बता रहा हूँ मैं, जो हाइट है, अंतर जो है 10 का अंतर है ना, 10 ये, तो 10 का इसमें भाग दो क्या आएगा -2, इसमें 10 का भाग दो क्या आएगा -1, इसमें 0, इसमें 10 का भाग दो 1 और इसमें 2 2। ठीक है, और अब हम लिखते हैं f और u का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पहले फॉर्मूला सामने लिख दिया करो ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या किस किस का हम कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे f और u है, ये f है और ये u है, इसका गुणा करेंगे हम -6, ये करेंगे -5, 0, 4 एकम 4, 2। देखा आपने कितना आसान हो गया है कैलकुलेशन। यही फ़ायदा होता है इसका। स्टूडेंट्स को लगता है कि ओ माय गॉड कितना मुश्किल फॉर्मूला है, कितना मुश्किल, कितने सारे कॉलम, बट नहीं, ये आसान करने के लिए है। सोचो यहाँ पे गुणा करना कितना बड़ा था, और इससे भी बड़ा इसमें था जब हम यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे जो कि प्रत्यक्ष विधि थी, डायरेक्ट मेथड, उसमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा टफ थी। इसका और इसका हम गुणा कर रहे थे, सोचो 25 × 7 ये सब हमने किया। जब हम गए इसमें कल्पित माध्य में तो गुणा थोड़ा आसान हो गया। अब यहाँ पर हमने 3 का 20 से, 5 का इससे, फिर ये किया, ये आसान। और जब हम गए पग विचलन में तो गुणा और भी आसान हो गया, 3 दूने 6। अब आप समझ रहे हैं ना अंतर। ओके, अब इनको कंबाइन करेंगे तो ये -11 है। वैसे भी देखो 4 2 6 प्लस का 6 माइनस का कट गया, माइनस का 5 बचा। जो भी आपका तरीका है कैलकुलेशन का आप कर सकते हैं। खैर ये आ गया, ये आ गया, ये मतलब जो 20 तो पहले से था ये आ गया। इसीलिए माध्य a प्लस सिग्मा FU/सिग्मा F/H। ठीक है, a 25, ये -5, ये 20, H 10 जो अंतर था ना ये। अब इसे हल करेंगे, ये कटा 25 प्लस माइनस का माइनस, 2 से भाग देंगे 2.5 और ये आ जाएगा 22.5, और हमारा आंसर आ गया है। अब आपने देखा ये यहाँ भी सेम हमारा आंसर आया था, और जब हमने इसको
प्रत्यक्ष विधि से किया था, डायरेक्ट मेथड से, तो भी सेम आंसर हमारा आया था। तो यानी हम कोई भी मेथड अप्लाई करें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी विधियाँ अच्छे से समझ आ गई होंगी, और हम इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स का वीडियो वो आप ज़रूर देखना, उसमें उससे आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और फिर एक्सरसाइज तो फिर आप आराम से कर ही लेंगे आप। वैसे उस इन सब का सोल्यूशन आप इस वीडियो के एंड में जो प्लेलिस्ट देखेंगे अपने सामने, उसमें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कौन सी विधि यूज़ करेंगे, आप ये सोच रहे होंगे ना कि हमारे पास ये 3 विधियां हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कौन सी विधि हमने यूज़ करनी है। तो पहली बात तो ये कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में लिखा होता है कि ये विधि यूज़ करो। लिखा नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी यूज़ करो। लेकिन लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे पास छोटे छोटे नंबर होते हैं, जैसे मान लो कि 0 से लेके 10 है, 10 से 20 है, इस तरह के अगर हमारे पास नंबर हैं, मतलब ऐसे वर्ग अंतराल जब हमारे पास है, तो बेस्ट है कि प्रत्यक्ष विधि यूज़ करो। इनमें वैसे कल्पित माध्य भी हो सकती है, लेकिन अगर संख्याएं थोड़ा बड़ी होगी, जैसे 0 से मान लो कि 20 हो गया, 20 से 40 हो गया, या और भी बड़ी संख्याएं, उसमें हम कल्पित माध्य विधि यूज़ कर सकते हैं। और अगर और भी बड़ी संख्याएं हैं, 0 से 100, फिर जैसे 100 से 200, तो इनमें पग विचलन विधि यूज़ करनी चाहिए, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें प्रत्यक्ष विधि यूज़ करोगे तो आंसर गलत आएगा, नहीं, आंसर इससे भी आएगा। लेकिन लेकिन इतनी बड़ी जब आपके पास संख्याएं होंगी और आप ये यूज़ करोगे तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नंबर होंगे। तो बेस्ट है, और जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो भी ये चाह रहा है कि जब इतनी बड़ी संख्याएं हो तो आप ये यूज़ करो, आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो, अगर आपके पास 0, 20, 22, 40 हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर इतने बड़े नंबर हैं तो मैं ये सुझाव दूंगा कि इस केस में तो फिर आप ये यूज़ करो, अगर इतने बड़े नंबर हैं। लेकिन अगेन कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यूज़ करो, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन मैंने बता दिया है कि क्या करना बेस्ट रहेगा किस केस में। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपको ये सभी मेथड आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं उस पर क्लिक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।